गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक चैप्टर नंबर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि साहिब आलम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने दोस्तों के साथ सुबह सुबह में कचरा चुनने के लिए लेखिका के घर के बगल में जाता है और इन लोगों का डेली लेखिका से एनकाउंटर होता है, मतलब डेली मुलाकात होती है। तो एक दिन बहुत अच्छी तरह से जान पहचान हो जाने के बाद एक दिन लेखिका नाम पूछ लेती है, तो साहब अपना नाम साहिब आलम बताता है। और जब लेखिका को मालूम चलता है कि इसका नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी संसार का मालिक होता है, लेकिन इसे अपने नाम का मतलब पता नहीं है, और इसे अपना नाम का मतलब जब पता चलेगा तो शायद इसको विश्वास करने में बहुत समय लग जाएगा। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल आई आस्क वन। लेखिका एक लड़का से पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो बोलता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। मेरी माँ छज्जे से उतार के नहीं देती है। ही आंसर सिंपली, एकदम साधारण शब्दों में आंसर देता है। Even if she did, he will throw them off, adds another। तभी एक दूसरा लड़का बोलता है, यदि इसके माँ चप्पल उतार करके पहनने के लिए देगी फिर भी यह फेंक देगा, नहीं पहनेगा। Who is wearing shoes? जो जूता तो पहने हुए था, that do not match, लेकिन वह जूता मैच नहीं कर रहा था। सोचिए गरीबी का आलम कितना ज़्यादा था कि किसी के पास पहनने के लिए नहीं है, किसी के पास है भी तो मैच नहीं कर रहा है, और एक हम लोग हैं कितना आराम से पढ़ने के लिए मौका मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग इस पढ़ाई का कदर नहीं करते हैं। इतना मेहनत से हम वीडियो बना करके अपलोड करते रहे हैं, फिर भी आप लोग लास्ट तक वॉच नहीं करते हैं। तो वीडियो लास्ट तक वॉच करिए। लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए पॉइंट पे। When I comment on it, जब मैंने इस पर कमेंट किया यानी जब लेखिका कमेंट की, he shuffles his feet, वो अपना पैरों को हिलाता है, and says nothing, और कुछ भी नहीं कहता है। I want shoes, says a third boy। तभी एक तीसरा लड़का कहता है, मुझे जूता चाहिए। क्या चाहिए? जूता चाहिए। Who has never owned a pair all his life, जो अपने लाइफ टाइम में अभी तक बेचारा जूता नहीं पहना था। कितना दर्दनाक स्थिति है कि पूरा लाइफ टाइम में उसे जूता नसीब नहीं हुआ था पहनने के लिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। तो चूंकि लेखिका बहुत जगह ट्रैवल करती है तो अपने अनुभव को शेयर कर रही है। वो बताती है कि मैं ट्रैवल करती हूँ, जब शहरों में जाती हूँ, गांव में जाती हूँ, गलियों में घूमती हूँ तो देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे नंगे पांव इधर उधर घूमते फिरते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू से बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। तभी एक जो नंगा पैर वाला बच्चा था वो बोलता है कि ये हम लोग का गरीबी नहीं है, ये हम लोगों का ट्रेडिशन है, परंपरा है, ये सदियों से चलते आ रहा है। हम लोग के पास पैसा है, जूता है, चप्पल है, इज्जत है, शोहरत है, सब है, लेकिन हम लोग पहनते नहीं हैं। सोचिए किस तरह से वे लोग अपने गरीबी को छुपा रहे हैं। इस अंदाज में कहा कि लेखिका जी आप ये गलत सोच रहे हैं कि हम लोग गरीबी को छुपा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, ये परंपरा है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन लेखिका कहते हैं नहीं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है गरीबी छुपाने का, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। तभी लेखिका को एक कहानी याद आता है कि उदीपी का कोई व्यक्ति ने इसे सुनाया था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू अ स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल। जब वो छोटा लड़का था, सामने स्कूल जाया करता था और वहाँ पे स्कूल के सामने एक टेम्पल मंदिर था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, उस मंदिर में उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वहाँ पे वो थोड़ा समय के लिए रुकता था। एट द टेम्पल, टेम्पल में। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वहाँ पे वो शूज के लिए प्रे करता था, प्रार्थना करता था। सोचिए कि क्या स्थिति। हम लोग अभी टेम्पल में जाते हैं तो फॉर्च्यूनर का प्रे करते हैं, थार का प्रे करते हैं, मर्सिडीज का प्रे करते हैं,
तरह तरह बेचारा जूता का प्रे कर रहा था। किस लेवल की गरीबी थी आप लोग समझ सकते हैं। तो आइए अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो बच्चा था थोड़ा देर रुकता था टेम्पल में और जूते के लिए प्रे करता था। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, 30 सालों के बाद, I visited his town. उसका टाउन को मैंने विजिट किया and the temple और उस टेम्पल को which was now drowned in an air of desolation. तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने के कारण वो टेम्पल ध्वस्त हो चुका था इन द बैकयार्ड, लेकिन उसके बैकयार्ड पीछे साइड में वेयर लेफ्ट द न्यू प्रिस्ट, अब नए प्रिस्ट रहते थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पे रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर लगा हुआ था। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि किस किस कलर का चेयर लगा हुआ था। तो रेड और वाइट कलर का प्लास्टिक चेयर लगा हुआ था बैकयार्ड में। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का जो कि ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जूता मोजा भी पहने हुए था। अराइव पेंटिंग एंड थ्री हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, हाँफते 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 आता है स्कूल से और अपना बैग को फोल्डिंग बेड में फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेज when he had finally got a pair of shoes. तभी उस लड़का को देखते हुए लेखिका को याद आता है उस लड़के के बारे में जो प्रे किया करता था और अंततः फाइनली उसे शूज मिल गया। लेट मी नेवर लॉस देम, और जूता मिल जाने के बाद वह लड़का फिर से प्रे करता है, हे भगवान ये जूता मुझे मिल तो गया लेकिन यह जूता मुझसे कभी खोए नहीं। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने, देवी ने उनके प्रार्थना को स्वीकार कर ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, छोटे छोटे बच्चे जो पुजारी के थे, ना वॉर शूज, अब जूते पहने हुए थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन अभी भी बहुत सारे रेग पिकर हमारे आस पड़ोस में हैं, वे लोग अभी भी शूलेस हैं। अभी भी वे लोग नंगे पांव घूमते हैं, उन लोगों के पास पहनने के लिए जूता मोजा नहीं है, ऐसा लेखिका बता रही है। माई अक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रेग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, लेखिका बता रही है कि जब मुझे इन रेग पिकर से अच्छा खासा जान पहचान हुआ तो मुझे सीमापुरी आने का मौका मिला। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट, और ये सीमापुरी कहाँ है तो सीमापुरी दिल्ली में है, कुछ माइल के दूरी पर, या मेटाफोरिकली बताया जा रहा है, ठीक है। दोज हु लिव हियर आर अ स्क्वेटर, और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं यानी सीमापुरी में वे लोग अस्क्वेटर हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कि बांग्लादेश से 1971 में आकर के बसे हुए हैं। अस्क्वेटर का मतलब होता है जो लोग झुकी झोपड़ी में रहते हैं, जिन लोगों के पास अपना पर्सनल घर आइडेंटिटी नहीं होता है, उन लोगों को स्क्वेटर कहा जाता है। तो ये लोग 1971 से आकर के यहाँ पे जैसे तैसे रह रहे थे, इन लोगों के पास पर्सनल आइडेंटिटी नहीं था। साहब फैमिली इज अमंग देम, और साहब का फैमिली भी उन्हीं लोगों में से मैं एक था। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी एकदम वीरान जगह था। इट स्टिल इज, अभी भी सीमापुरी वीरान है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन फ़र्क इतना है कि अब वह खाली नहीं है। इन अ स्ट्रक्चर ऑफ मड, अब मिट्टी का घर वहाँ पे बन गया है। विथ रूफ्स ऑफ टीन, और टीन का छत वगैरह है। एंड टर्पोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर। लिव 10,000 रेग पिकर्स, ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि कितने रेग पिकर वहाँ पे रहते थे, तो लगभग 10,000 रेग पिकर रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये लोग कितने सालों से रह रहे थे, तो मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से भी ज़्यादा समय से ये लोग रह रहे थे। विदाउट एन आइडेंटिटी, लेकिन बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर्स, लेकिन इन लोगों के पास राशन कार्ड थी जिसके कारण इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ गया था। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, जिसके कारण इन लोगों को अनाज मिल जा रही थी। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिंदा रहने के लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा ज़रूरी भोजन होता है। आइडेंटिटी से ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? भोजन होता है। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, आपको बहुत
आपको इज्जत शोहरत नेम फेम मिल गया, लेकिन आपको खाने के लिए भोजन ही नहीं मिल रहा है, तो क्या वो आइडेंटिटी कोई काम का रहेगा? कोई काम का नहीं रहेगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? वो है भोजन। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिंदा रहने के लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा ज़रूरी भोजन होता है। इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग के लिए 3 फंडामेंटल बेसिक चीज़ जो मूलभूत आवश्यकता है वो है रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है? आइडेंटिटी वगैरह भाड़ में जाए, वो सब बाद में आता है, पहले भोजन। ठीक है? यदि भोजन ही नहीं रहता तो आप लोग को पढ़ने में भी मन नहीं लगता, हमको पढ़ाने में भी मन नहीं लगता। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है भोजन, उसके बाद कुछ भी चीज़ आता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिली, हम लोग अपने फैमिली को भोजन खिला पाते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, और बिना भूख के दर्द के हम बेड में जा पाते हैं। वी वुड रैदर लिव हेयर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, तो हम लोग इस जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे तुलना में उस जगह के जहाँ हमें भोजन ही नहीं मिलता था। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन, महिलाओं का एक समूह ऐसा बोलती है, इन टेटर साड़ी, टेटर मतलब होता है फटा हुआ। वे लोग साड़ी तो पहनी हुई थी लेकिन वो साड़ी फटा हुआ था। सोचिए, इन लोगों के पास पहनने के लिए एक सही कपड़ा तक नहीं था, कितना बदतर स्थिति था। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल, जब लेखिका इन लोगों से पूछती है कि आप लोग अपना ब्यूटीफुल लैंड क्यों छोड़ दिए, ऑफ ग्रीन फील्ड, उतना अच्छा हरा भरा खेत मैदान था, एंड रिवर, उतनी सुंदर नदियाँ थीं, तो उन चीज़ों को आप लोगों ने क्यों छोड़ दिया? वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट दैट बिकम ट्रांजिट होम, सो वे लोग कहते हैं कि जहाँ कहीं भी इन लोगों को भोजन मिल जाता है वहीं ये लोग अपना तंबू लगा देते हैं, और वही इन लोगों के लिए टेम्पररी घर बन जाता है रहने के लिए, और वहीं ये लोग सरवाइव करने लगते हैं। चिल्ड्रेंस ग्रो अप इन देम, उसी झुगी झोपड़ी में इन लोगों के बच्चे बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और ये लोग सर्वाइवल में पार्टनर बन जाते हैं, हाथ बटाने लगते हैं माँ बाप का। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और यदि आपको सीमापुरी में सर्वाइव करना है तो रैग पिकिंग करना पड़ेगा, यानी कचरा चुनना पड़ेगा। थ्रू द ईयर्स, कई सालों से, इट हैज़ अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और चूंकि कई सालों से ये लोग कचरा चुनने का काम करते आ रहे थे, तो कचरा चुनना इन लोगों के लिए एक तरह से कला बन गया है। कोई भी आदमी कोई भी काम को बहुत सालों से जब करते आता है तो वो काम उसके लिए क्या हो जाता है, एक प्रकार का कला हो जाता है। जैसे मैं कई सालों से 10-15 सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ, तो पढ़ाना मेरे लिए एक तरह से कला हो गया। आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि इतना धड़ाधड़ हम पढ़ के इसको ट्रांसलेट कैसे कर देते हैं। ठीक है? तो इतना हम मेहनत किए हैं कि पढ़ाना मेरे लिए कला हो गया है, कोई भी चीज़ बहुत आसानी से हम पढ़ा लेते हैं। ठीक है? आप लोग भी लगातार इसी तरह मेहनत करिएगा तो आप लोग मुझसे भी बेहतर बन सकते हैं। डोंट वरी। ठीक है? मेरे संपर्क में लगातार बने रहिए। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, भले वह छत लीक कर रहा होता है, पानी टप 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 टपकते रहता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब से साहेब कहता है कभी कभी मुझे कचड़े के ढेर में 1 रुपया, कभी कभी 10 रुपया मिल जाता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसके आंखों में एक चमक दिखती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, कहता है कि जब आपको कचड़े के ढेर से सिल्वर का कॉइन मिलेगा तो आप कचरा चुनना बंद नहीं कीजिएगा। For there is hope of finding more, बल्कि आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाएगा और ज़्यादा पाने का। It seems that for children, garbage has meaning different from what it means to their parents. तो यहाँ पे गार्बेज का मतलब एक बच्चे के लिए अलग है और उनके पेरेंट्स के लिए अलग है। जैसे हम लोग कभी मेला जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो देखते हैं कि एक 10 साल का बच्चा गुब्बारा बेच रहा होता है, तो उस बच्चे के लिए उस गुब्बारे का मतलब अलग है। दूसरे तरफ एक 5-10 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रो रहा होता है उस गुब्बारा को खरीदने के लिए, तो उस बच्चे के लिए गुब्बारा का मतलब अलग है। एक बच्चा गुब्बारा बेच करके खुश हो रहा है, तो एक बच्चा गुब्बारा को फोड़ करके खुश हो रहा है। तो स्थिति परिस्थिति के अनुसार
सेम चीज़ के लिए महत्व अलग अलग लोगों का अलग अलग हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे गार्बेज का मतलब बच्चों के लिए अलग है और उनके पेरेंट्स के लिए अलग है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह गार्बेज आश्चर्य से भरा हुआ एक दुनिया है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए, बड़े लोगों के लिए यह तो जीविकोपार्जन का एक माध्यम है। वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट। एक विंटर मॉर्निंग जो साहब है उसको लेखिका देखती है कि वो फेंस गेट के बाहर में खड़ा था। ऑफ द नेबरहुड क्लब वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइल प्लेइंग टेनिस, दो यंग मैन जो कि टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, तो साहब बोलता है कि मुझे यह गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंस, और वह उस फैंस के बाहर से मैच देख करके काफ़ी संतुष्ट था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, वह कहता है जब कोई नहीं रहता है तो मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट में यूज द स्विंग, और यहाँ का जो गेट कीपर है वह मुझे झूला झूलाता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब भी टेनिस शूज पहने हुए था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो कि काफ़ी विचित्र लग रहा था क्योंकि उसका शर्ट का जो कलर है वह उड़ा हुआ था। ठीक है, मतलब उसका शर्ट काफ़ी फीका फीका था जो कि जूता मैच नहीं खा रहा था। समवन गेव देम टू मी ही सेज, वह कहता है कि यह टेनिस शूज उसे किसी ने दिया था। इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लानेशन द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, और इसका मतलब ये है कि कोई अमीर आदमी का लड़का था, उन्होंने इस जूता को पहनने से इनकार कर दिया और फाइनली साहब को दे दिया। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, और वह लड़का जूता पहनने से इसलिए इनकार कर दिया होगा क्योंकि एक जूता में होल था, छेद था, जिसके कारण वो सेटिस्फाई नहीं था। डज नॉट बॉदर हिम, भले एक जूता में छेद था लेकिन साहब को उससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। एक लड़का जिसे जूता पहनने का नसीब ही नहीं था, जिसको लाइफ टाइम जूता ना मिला था, उसको एक छेद वाला जूता भी मिल जाना समझो कि सपना साकार होने जैसा लग रहा होगा। ठीक है, तो साहब को कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, एक लड़का जो नंगे पांव इधर उधर घूमते फिरता था। इवन शूज विथ अ हॉल, यदि उसे एक हॉल वाला जूता मिल जाए, इज अ ड्रीम कम ट्रू, तो ऐसा लगता है जैसे कि उसका सपना सच हो गया हो। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन इतना टकटकी लगा करके यह साहब जो गेम देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रिच, वह उसके पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे, आज की सुबह साहब अपने रास्ते की तरफ से जा रहा था, मतलब अपना कहाँ जा रहा था, ड्यूटी जा रहा था। दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज, और साहब कहता है कि अब मैं इस टी स्टॉल में काम करता हूँ, रोड की तरफ इशारा करते हुए। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस आई एम पेड 800 रुपीज़, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कितना पैसा मिलता था, तो 800 रुपये मिलता था। बोल रहा है मुझे 800 रुपये मिलता है, आई एम पेड 800 रुपी एंड ऑल माई मील्स, और साथ ही साथ खाना पीना भी मिल जाता है वहीं पे। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, लेखिका पूछती है कि क्या वह यह जॉब पसंद करता है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पे जो केयर फ्री लुक था वह अब ख़त्म हो चुका था। तो कभी कभी क्या होता है कि मजबूरी में लोगों को काम करना पड़ता है, काम तो मिल जाता है लेकिन आज़ादी छीन जाती है। ठीक वैसा ही हाल हो गया है साहब का, काम तो मिल गया है लेकिन इसके अंदर वो केयर फ्री लुक नहीं रहा जो पहले रहता था। द स्टील कैनिस्टर सिम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, या स्टील का कैनिस्टर उस प्लास्टिक के बैग से काफ़ी भारी महसूस हो रहा है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर ही शोल्डर, उस प्लास्टिक के बैग को वह काफ़ी आसानी से अपने कंधों में ढो लेता था। द बैग वॉज हीज, वह बैग इसका अपना होता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप, लेकिन यह कैनिस्टर तो उस व्यक्ति का है जो इसको टी शॉप में रखा हुआ है काम करने के लिए। साहब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर,
और इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि साहब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। अब साहब किसी के अंडर में काम करने लगा है। अब साहब अपना फ्रीडम खो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। यदि आप फर्स्ट टाइम हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।